हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर प्रणव कुमार। जो लोग सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो बिना स्किप किए हुए इसमें जो भी कंटेंट हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं उसे नोट कर लीजिए और उसके साथ में आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि कौन कौन सी नई चीजें हैं जो आज जानने को मिलेंगी। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है इंडिया ने क्या क्या इन्वेंट किया, और इसमें से काफी सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिनकी इन्वेंशन तो इंडिया में हुई बट पेटेंट बाद में दूसरे लोगों ने ले लिया, दूसरे कंट्री के लोगों ने ले लिया। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया पे बहुत बार अटैक हुआ है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने इंडिया पे कब्जा किया है और इंडिया पे राज किया है। तो उसके चलते क्या हुआ है कि बहुत सारी चीजें थी जो नॉलेज वाली चीजें थी, उनको कहीं ना कहीं वो लोग अपने नाम से पब्लिश कराते रहे, राइट्स लेते रहे उनकी, और इंडिया के हाथ से वो चीजें चली गई है। आपको पता होगा कि जो गौमूत्र भी है वो भी इंडिया के पास, उसका भी पेटेंट नहीं है, उसका भी पेटेंट यूएस के पास है, जबकि इसके बारे में आयुर्वेद में ही सबसे पहले एक्सप्लेन हुआ था, बट पेटेंट हम लोग नहीं ले पाए और यूएस ने उसका पेटेंट करा लिया है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें क्या क्या है। तो इंडिया ने क्या क्या दिया है पूरे वर्ल्ड को, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो स्क्रिप्ट दिया है वो स्क्रिप्ट सबसे पहले इंडिया ने ही दिया है। इसके एविडेंसेस मिलते हैं क्योंकि वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है, यानी सबसे पुरानी जो भाषा है वो संस्कृत है, जिसके एविडेंसेस मिलते हैं। और उसके साथ में जो स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी, जिसके बारे में अभी तक एविडेंस मिलता है। तो संस्कृत भाषा जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ है। जब कोई स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किसी कंट्री में होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बोलना भी शायद वहीं से शुरू हुआ होगा। तो बोलने की जहां तक बात करें तो ये स्किल जो है ये भी समझ में आता है कि ये भी कहीं ना कहीं बोलने की शुरुआत भी इंडिया से ही शुरू हुई। दूसरी बात, एक और चीज हम लोग समझते हैं कि जर्मनी के लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं, बिकॉज वो लोग भी मानते हैं आर्यंस के डेफिनेशन को, और इसीलिए जर्मनी में टोटल 14 यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहां पे कि संस्कृत लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, और एक तो पूरा यूनिवर्सिटी है जो संस्कृत लिटरेचर को डेडिकेटेड है। तो जर्मनी में भी संस्कृत को लेकर के काफी रिसर्च होता है। यहां तक कि उन्होंने जो अपने एयरलाइंस की नाम रखी लुफ्थांसा, वो भी अगर आप देखें तो लुफ्थहांसा से आया है और उन्होंने उसका नाम रखा है लुफ्थांसा एयरलाइंस। तो वो भी जर्मनी का जो एयरलाइंस है वो भी इसी से आया है, लुफ्थहांसा से। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि जर्मनी। और अगर देखें तो जर्मनी में काफी रिसर्च हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आयुर्वेदा की अगर हम लोग बात करें तो आयुर्वेदा को दिया है, और आयुर्वेदा में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी है चरक ऋषि ने। तो उनके दिए हुए थ्योरीज पे अगर कोई कोर्स करना चाहता है जर्मनी में, तो वहां एक स्पेसिफिक ब्रांच तैयार हो गया है जिसको बोलते हैं चर्कोलॉजी, जो जर्मनी में चलता है। तो ये जो चर्कोलॉजी है बेसिकली आयुर्वेदा का ही हिस्सा है जो जर्मनी में पढ़ाया जाता है, और उसको एक नया सब्जेक्ट बनाया गया है जिसे कहते हैं चर्कोलॉजी। तो इस तरह से पता चलता है कि संस्कृत को बहुत ज्यादा जर्मनी ने इंपॉर्टेंस दिया है। काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज है जहां संस्कृत से रिलेटेड चीजों की पढ़ाई होती है, इंडियन स्क्रिप्चर्स को लेकर के रिसर्च किया जाता है। कंप्यूटर का जो एल्गोरिथम होता है वो सबसे अच्छा काम करता है संस्कृत लैंग्वेज के साथ। क्यों? क्योंकि इसका ग्रामर बहुत पक्का है, और इसका चूंकि ग्रामर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसके चलते क्या है, इसमें सबसे ज्यादा वर्ड्स मिलते हैं। यानी इसकी जो डिक्शनरी है इसमें वोकैबुलरीज बहुत ज्यादा मिलती है। वोकैबुलरीज ज्यादा मिलती है, इसकी वजह से क्या है कि कंप्यूटर का एल्गोरिथम ज्यादा अच्छे तरीके से फिट हो सकता है इसमें। अगर हम लोग अभी तक वर्ड्स की बात करें तो अभी तक संस्कृत में 102 अरब 80 करोड़ 40 लाख वर्ड है, जो कि किसी भी लैंग्वेज के डिक्शनरी में आज तक नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है कि संस्कृत लैंग्वेज में कितने ज्यादा वर्ड्स है, और कोई भी बहुत बड़ा सा सेंटेंस हो उसको सिर्फ संस्कृत ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें बहुत छोटे से फॉर्म में, बहुत छोटे से सेंटेंस में उसको समराइज करके बोला जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेडिकल साइंस की। तो जैसे बताया कि मेडिकल साइंस में आयुर्वेदा को बहुत पुराना माना गया है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में महर्षि चरक के बारे में आता है, वो आयुर्वेद में बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया है, उनकी थियरीज पढ़ाई जाती है। उसके अलावा अगर हम लोग सर्जरी की बात करें तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं उनको जो इन्वेंट किया है सबसे पहले महर्षि सुश्रुत ने, और महर्षि सुश्रुत की लिखी हुई जो बुक है वो ऑलमोस्ट 2000 साल पुरानी है, सुश्रुत संहिता।
अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे और उन बुक्स को उस बुक के कंटेंट को डिटेल्स में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आज भी यूज होता है, किसी भी तरह का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो, वो सब कुछ उसी को देख करके कॉपी किया गया है, चाहे वो आई सर्जरी से रिलेटेड हो या दूसरे किसी भी सर्जरी से रिलेटेड हो। उस टाइम पे ही वो सर्जन थे और उस टाइम पे वो इन सारी चीजों को यूज करके सर्जरीज किया करते थे। और उस टाइम पे अगर देखा जाए तो इंडिया में डॉक्टर्स को बहुत अच्छा जगह नहीं मिला था, क्योंकि डॉक्टर्स को थोड़ा नीचे दर्जा पे रखा जाता था। इसलिए रखा जाता था क्योंकि महर्षि सुश्रुत ने भी सारे एक्सपेरिमेंट्स जो किए हैं इसके लिए उनको कोई भी घाट जहां पे कि मुर्दा को जलाया जाता था या लाशों को जलाया जाता था, उसके आसपास ही उनको अपनी कुटी बनाकर रहनी पड़ी थी, क्योंकि वो लाशों के साथ में एक्सपेरिमेंट करते थे। तो सुश्रुत संहिता में आपको सर्जरी से रिलेटेड काफी डिटेल्स मिलेंगे और उनके जो स्टूडेंट है वो लोग भी सभी चीजें बताते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आयुर्वेद में जो डाइट, न्यूट्रिशन, इन सब से रिलेटेड जो भी पार्ट है, ये सबसे ज्यादा मिलता है महर्षि वाग्भट्ट का लिखा हुआ। तो वाग्भट्ट जो है वो ईटिंग हैबिट्स, डाइट, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी थियरीज मिलती है वो भी सबसे पहले इंडिया में ही मिलती है और वो भी आयुर्वेद का हिस्सा है। तो इसमें महर्षि वाग्भट्ट का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम। अष्टांग हृदयम जो है ये पूरी तरह से, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कार्डियोलॉजी को डेडिकेटेड है। इसमें हार्ट डिजीज से रिलेटेड सारी चीजें मिलेगी। इन्होंने 2 बुक्स लिखी जो बहुत पुरानी है। मॉडर्न कार्डियोलॉजी में जो हम लोग देखते हैं उससे भी पहले इन सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है उस बुक में। महर्षि वाग्भट्ट ने ही बताया था कि किसी भी खाने को अगर जब हम लोग बनाते हैं या कोई भी खाना तब तक ही खाना चाहिए जब तक कि हवा, सनलाइट और सन, ये तीनों चीजें रहें। मतलब कि रात के बाद, रात को खाना नहीं खाना है लेट से, जब तक सूरज रहता है यानी सनसेट से पहले खाना खा लेना चाहिए। इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी चीजें मिलती हैं महर्षि वाग्भट्ट के बुक्स में। उषापान की जो थ्योरी है वो भी महर्षि वाग्भट्ट ने ही दिया था। उषापान का मतलब क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में जब आप पानी पीते हैं, वो क्यों जरूरी है, इसमें बताया गया है कि अर्ली मॉर्निंग में पेट में सबसे ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होकर के रहता है। तो उस एसिड को रिड्यूस करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरत होती है किसी भी एल्कलाइन चीज की। तो सबसे बड़ा एल्कलाइन एजेंट कौन है हमारे बॉडी में जो काम करता है, वो है हमारा सलाइवा। तो जब आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में पानी पीते हैं तो जो सलाइवा है वो बहुत ज्यादा अल्कलाइन है, वो जाता है पेट में और जाके पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, शांत करता है। अभी जापानीज लोग इस चीज को कर रहे हैं, इस पे काफी रिसर्च हुआ, लेकिन अगर हम लोग देखें तो महर्षि वाग्भट्ट ने इस चीज को 2000 साल पहले ही कह दिया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्लास्टिक सर्जरी की, तो प्लास्टिक सर्जरी तो बिल्कुल लेटेस्ट में आया है, उसकी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है नहीं अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें। लेकिन अगर जब अंग्रेज इंडिया में थे, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को डोमिनेट कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने अलग अलग रियासतों पे अटैक किया और उसमें से एक कर्नल है जिनका नाम है कर्नल कूट। उनकी डायरी में से पता चलता है, जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसमें से पता चलता है कि एक बार हैदर अली के साथ 1780 के अराउंड में हैदर अली जो राजा थे उनके साथ में उनकी लड़ाई होती है। जब उनकी लड़ाई होती है तो कर्नल कूट और उनकी आर्मी बुरी तरीके से हार जाती है। तो हैदर अली क्या करते हैं, उनको जान से नहीं मारते हैं, बस उनका नाक काट देते हैं, क्योंकि इंडिया में नाक का कट जाना बहुत शर्म की बात माना जाता था। और उनको उसके बाद वापस छोड़ देते हैं। तो वो क्या करता है कि एक घोड़े में बैठकर वहां से भागता है। जब वहां से भागता है तो बहुत डिस्टेंस तक भागने के बाद में बेलगाम के पास आकर, कर्नाटका में बेलगाम है, बेलगाम के पास आकर के वो रुकता है और वहां पे उनको एक वैद्य मिलता है। वो वैद्य पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो उसको पूरी कहानी बताता है कि ऐसे मेरी नाक काट दी गई है। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी इस चीज को ठीक कर सकता हूँ। फिर जाकर के पहली बार उस वैद्य ने वहां पे ये चमत्कार करके दिखाया था, यानी उस वैद्य ने उसके नाक को बिल्कुल उसी तरह से जोड़ दिया था और उसके बाद एक लेप बना करके दिया था, यानी एक पेस्ट बना करके दिया था और कहा था रोज इसको लगाना, जहां पे तुम्हारा चोट लगा हुआ है वहां पे, उस जगह पे लगाने के बाद निशान तक गायब हो गया था। और तब कर्नल कूट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि किसी को क्या लगता है कि मेरी नाक कटी हुई है या कहीं से कटी हुई है, किसी को भी समझ में नहीं आया। यानी प्लास्टिक सर्जरी कि जो जब हम लोग बात करते हैं तो उसका भी एविडेंस सबसे पहले इंडिया में ही मिलता है। और जब कर्नल कूट उनसे, उस वैद्य से बात करते हैं और बताते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, मुझे बताइए, तो वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि इस चीज को करना सिर्फ मैं ही जानता हूँ, ये तो इंडिया के गांव गांव में होता रहता है।
तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी वैद्य आपको बता सकता है। इस तरह की चीजें थी जिसको हम लोग शायद अच्छी तरीके से उस टाइम पे संभाल कर नहीं रख सके और वो नॉलेज धीरे धीरे गायब होता चला गया। अगर बात करें तो माइनिंग की शुरुआत भी सबसे पहले इंडिया में ही हुई है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें किसी भी तरह के मिनरल का अगर किसी भी तरह के ओर्स का एक्सट्रैक्शन हो या किसी भी तरह का मिनरल के बारे में बात करें या उसका कन्वर्जन प्रोसेस हो, इसके बारे में भी सबसे पहले जो इंडियन डॉक्यूमेंट्स है उसी में पता चलता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में इस बात को लिखा है कि स्टील बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड को बहुत लेट से पता चली, बट इंडिया में 17th सेंचुरी में जब उन लोगों ने देखा, ब्रिटिशर्स ने देखा, तो उन्होंने बताया कि लगभग 15,000 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज है इंडिया में जहां पर की स्टील, अच्छे क्वालिटी का स्टील प्रिपेयर किया जाता है। आयरन ओर को यूज करते हैं, उससे आयरन बनाते हैं और उसके बाद उससे स्टील बनाते हैं। इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, क्योंकि लोहा बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलता है। तो सबसे पहले तो वो किसी ओर से एक्सट्रैक्शन करके आयरन को निकालना, फिर उसको हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाने के बाद में वहां से फिर स्टील में कन्वर्ट करना। मिनिमम 1600 डिग्री सी का टेम्परेचर की जरूरत होती है। उसके लिए इंडिया में ही यूज किया जाता था कोल को। कोल उतना हीट प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए कोल के थ्रू हम लोग उसमें हीट प्रोड्यूस करते थे, उसके बाद स्टील बनाते थे। तो ये भी इंडिया के गांव गांव में प्रोड्यूस होता था, जो पहले कभी नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि सबको पता है कि 17 दिसंबर 1903 में अमेरिका के साउथ कैरोलिना बीच में फर्स्ट टाइम पे एरोप्लेन को उड़ाया गया था। ये 120 फीट तक ऊपर गया था, उसके बाद ये गिर गया था। अगर हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं पुराने डॉक्यूमेंट में कि ये तो 1903 में हुआ, बट इससे पहले 1895 में ही चौपाटी बीच पे सक्सेसफुली एरोप्लेन को उड़ाया गया था। 1500 फीट तक उड़ाया गया था और उसके बाद उसको सक्सेसफुली लैंड कराया गया था। इसको किसने इन्वेंट किया था? इसको इन्वेंट किया था शिवकर बापूजी तलपड़े ने। शिवकर बापूजी तलपड़े जो चीरा बाजार मुंबई के पास जगह है, वहां पे वो रहते थे और उन्होंने इसको बनाया था। और बनाया कहां से था? एक बुक थी, उस बुक को लिखा है महर्षि भारद्वाज ने, जिस बुक का नाम है विमान संहिता। अब ये विमान संहिता जो बुक है, इसमें टोटल 8 चैप्टर्स है और उसमें 100 से ज्यादा खंड है। वो जो भी खंड है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी बताते हैं जिन्हें यूज करके विमान बनाया जा सकता है, यानी एयरक्राफ्ट तैयार किया जा सकता है। ऐसे टोटल 500 प्रिंसिपल्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है उस बुक में, जिन्हें यूज करते हुए अलग अलग टाइप के 32 एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। तो इनको जब इन्होंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया था 1895 में, उस टाइम पे यहाँ पे काफी सारे लोग आए थे। जैसे कि उस टाइम पे बॉम्बे हाईकोर्ट के जो जज थे महादेव गोविंद राणा डे, वो भी वहां पे अवेलेबल थे। और बड़ौदा के जो किंग थे गायकवाड़, वो भी इस डेमो को देखने के लिए आए थे। और उसके बाद उन्हें चूंकि पैसे की जरूरत थी इस प्रोजेक्ट पे और ज्यादा काम करने के लिए, तो उस टाइम पे इंग्लैंड के रेली ब्रदर्स ने उन्हें बताया कि आप उसका नक्शा हमें दीजिए, उसका मैप दीजिए, वो स्ट्रेटेजी बताइए कि कैसे काम होता है, हम इस पे और भी R&D करेंगे और इसको आगे आपको हेल्प करेंगे इसको बनाने में। तो वो सीधे साधे इंसान थे, उन्होंने वो सब कुछ दे दिया, वो टेक्नोलॉजी के बारे में सारी चीजें बता दी। उसके बाद उस रेली ब्रदर्स ने उसको तैयार करके यूएस के राइट ब्रदर्स को सेल किया और फिर राइट ब्रदर्स ने इसका पेटेंट अपने नाम से लिया। और आज भी ये जाना जाता है कि जो एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ था वो राइट ब्रदर्स ने किया यूएस में। बट ये सच्चाई नहीं है, वो तो उन्होंने तो 1903 में पेटेंट लिया था, उससे पहले सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका था इंडिया में 1895 में ही। अगर बात करें आज इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में काफी सारे लोग हैं जो बात करते हैं कि जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है या बहुत स्पीड मैथमेटिक्स की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, आपने नाम सुना होगा, शकुंतला देवी हैं और भी काफी सारे मैथमेटिशियंस हैं जिनके बारे में बात किया जाता है कि वो किसी भी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर देते हैं। इसके लिए एक मैथमेटिक्स सिस्टम है, एक बुक है वैदिक मैथमेटिक्स, जिसको बनाया था भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने, जो शंकराचार्य थे, उन्होंने बनाया था। वैदिक मैथमेटिक्स में क्या होता है कि किसी भी 3 डिजिट, 4 डिजिट या 5 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन को आप एक लाइन में करेंगे विदाउट यूजिंग पेन पेपर एंड कैलकुलेशन। आप मेंटली उन चीजों को कर सकते हैं, बट इसके बारे में अभी भी लोगों को ज्यादा पता नहीं है। मार्केट में ये बुक अवेलेबल है वैदिक मैथ्स के नाम से,
तो अगर वैदिक मैथ्स को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी विदाउट यूजिंग पेन पेपर एंड कैलकुलेटर मेंटल कैलकुलेशन एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। और पूरे दुनिया को इसमें बहुत ज्यादा, जब इनके शोज होते हैं तो लोग पहुंचते हैं और बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है या बहुत कुछ अजीबोगरीब चीज है या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल इनके अंदर है। कुछ नहीं है, टोटल 17 सूत्र है उसमें, उसको अगर प्रैक्टिस किया जाए तो कोई भी मैथ्स जीनियस बन सकता है। अगर हम लोग बात करें आइस यानी बर्फ, तो आइस को बनाने का जो टेक्नोलॉजी है वो भी इंडिया से ही निकला है, क्योंकि इंडिया में एक चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, महाराजा हर्षवर्धन उनको कहते हैं। जो राजा हर्षवर्धन थे वो पहले साइंटिस्ट थे और बाद में वो सम्राट बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। तो उनकी जो बेटी है उनको एक बार बहुत ज्यादा फीवर आया, तो उस टाइम पे उन्होंने फर्स्ट टाइम आइस बनवाया था और उसके थ्रू आइस थेरेपी देते हुए अपने बच्चे की फीवर को ठीक किया था। यूरोप में अगर हम लोग बात करें तो 18वीं सेंचुरी से पहले आइस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, किसी को भी नहीं पता था कि आइस कैसे बनाया जाए, क्योंकि उसके लिए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए और उसके साथ में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चाहिए, तभी जाकर के आइस बन सकता है। बट किंग हर्षवर्धन जो थे उनको साइंस का बहुत अच्छा नॉलेज था और सबसे ज्यादा उनको आइडिया केमिस्ट्री की थी, तो उन्होंने केमिकल्स की और बाकी चीजों की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए फर्स्ट टाइम में आइस बनाया था। इसके एविडेंसेस मिलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना है कि इंडिया में सम्राट, किंग, इन सब में क्या डिफरेंस है, कैसे पता करते हैं कि कौन किस लेवल का राजा था या महाराजा था। जो एक गांव पे राज करता था वो होता था सरपंच, जो 10 गांव पे राज करता था वो होता था नायक, जो 100 गांव पे राज करता था वो होता था समन, जो 1000 गांव पे राज करता था वो होता था राजा, जिसके पास में 10,000 गांव रहते थे वो होता था महाराजा, 1 लाख गांव पे जो राज करता था वो होता था सम्राट, और जो 7 लाख से ज्यादा गांव पे राज करता था उसे कहा जाता था चक्रवर्ती सम्राट। तो आप समझ सकते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट जो यूज किया जाता है वो कितने बड़े राजा होते हैं और उनके अंदर में कितने सारे गांव होते हैं, मतलब कितनी बड़ी जियोग्राफिकल एरिया होती है जिसपे वो लोग राज करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे कि बताया कि आइस की टेक्नोलॉजी जो है वो मॉडर्न साइंस में 18वीं सेंचुरी में आया है, बट अगर हम लोग बात करें उससे 1500 साल पहले ही राजा हर्षवर्धन ने ये थ्योरी दी थी जिससे कि आइस बनाया जाता था। उसके बाद अगर बात करें, बताया जाता है कि चाइना से पेपर का इन्वेंशन हुआ, बट आपको ये बताऊं कि चाइना से भी पहले इंडिया में पेपर बनना शुरू हुआ था। इंडिया में 2 तरह की घास मिलती है, एक घास है जिसे कहते हैं सन, एक घास है जिसे कहते हैं मूंज। ये दोनों घासों को यूज करते हुए बहुत इजी तरीके से पेपर बनाया जा सकता था। तो इनको यूज करते हुए पेपर बनाया जाता था और कुछ चाइनीज स्कॉलर्स इंडिया आए थे, तब उन चाइनीज दस्तावेजों में ये चीजें मिलती है, तब उन लोगों ने उस चीज को यूज किया, फर्स्ट टाइम उसको पिक किया, उस टेक्नोलॉजी को पिक किया और उसके बाद जाकर के अपने देश में भी पेपर बनाना शुरू किया। अगर हम लोग बात करें ड्राई सेल के बारे में, यानी ड्राई सेल की टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी बैटरी के बारे में, बैटरी तो ड्राई सेल ही होती है, तो ड्राई सेल को सबसे पहले इन्वेंट किया था महर्षि अगस्त ने। महर्षि अगस्त की जो बुक है अगस्त संहिता, उसमें ड्राई सेल बनाने के बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो बारूद बनाने का भी जो तरीका है वो भी इंडिया से ही निकला है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना रहा था कि इंडिया में बारूद को यूज किया जाता था सिर्फ फुलझड़ी बनाने के लिए, और बाद में पूरे वर्ल्ड में उसको यूज हुआ है एक दूसरे की जान लेने के लिए। तो बारूद का भी जो इन्वेंशन था वो इंडिया से ही हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग प्लैनेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो प्लैनेटरी सिस्टम में 2 ही लोगों के बारे में हमेशा पढ़ाया जाता है, कॉपरनिकस, दूसरा गैलीलियो। अगर आप कभी भी देखेंगे तो 2 ही साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, कॉपरनिकस और गैलीलियो। अगर आपको मैं बताऊं तो प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में उससे भी हजारों साल पहले महर्षि आर्यभट्ट ने सारी चीजें क्लियर कर दी थी। आर्यभट्ट ने पहले बार ये बताया था कि जो सन है वो एक ही जगह पे प्रेजेंट है और बाकी जो भी प्लैनेट्स है उसके चारों तरफ में रिवॉल्व होते हैं, यानी सन के चारों तरफ में जो प्लैनेट्स घूमते हैं, चाहे वो अर्थ हो या मार्स हो, चाहे कोई भी हो, वो सन के चारों तरफ ही एक ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं। तो ये महर्षि आर्यभट्ट ने पहले ही बताया था। उसके बाद ये भी बताया था कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी झुका हुआ है और अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व होता है, उसके चलते ही दिन और रात होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि जो 1 साल है वो कितने दिन का होगा और
टोटल दिन कितने होंगे एक वीक में, यानी कितने नंबर ऑफ डेज होंगे इन अ वीक, ये भी बताया है महर्षि आर्यभट्ट ने। 7 दिन का जो वीक बना वो भी उन्होंने ही शुरू किया, 7 दिन के हिसाब से एक हफ्ते को बनाने की बात। और 365 डेज का एक साल होगा, और कितने टाइम का दिन होगा, कितने टाइम का रात होगा, ये सारी चीजें आपको महर्षि आर्यभट्ट के बुक्स में मिल जाती हैं। इसके अलावा जीरो का इन्वेंशन और नंबर सिस्टम अगर बात करें तो नंबर सिस्टम और जीरो का इन्वेंशन भी इंडिया में ही हुआ है। अगर नंबर सिस्टम इंडिया में बना है, जीरो का इन्वेंशन इंडिया में हुआ है, इसका मतलब ये भी समझ में आता है कि बेसिक मैथमेटिक्स की शुरुआत भी जरूर यहीं से ही हुई होगी, क्योंकि नंबर सिस्टम अगर यहीं डेवलप हुआ, जीरो अगर यहीं डेवलप हुआ, तो बेसिक कैलकुलेशंस भी तो यहीं शुरू हुई होगी। तो ये भी महर्षि आर्यभट्ट को इसका भी क्रेडिट जाता है। इसके अलावा महर्षि आर्यभट्ट ने ये सारी चीजें बताई थी कि एक्लिप्स क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, पंचांग कैसा होता है, लीप ईयर क्या है, इन सारी चीजों के बारे में भी उन्होंने ही सबसे पहले डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा महर्षि आर्यभट्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। उन्होंने बताया था कि सन जो है उसके प्रेजेंट रहने और उसके एग्जिस्टेंस के पीछे एक ही रीजन है कि उसमें ब्लैक होल्स है। और ये ब्लैक होल्स थ्योरी जो है उसको अभी कुछ सालों पहले ही स्टीफन हॉकिंस ने अपने नाम से पेटेंट कराया है, ब्लैक होल थ्योरी के नाम पे। बट उतने साल पहले ही महर्षि आर्यभट्ट ने अपनी किताब में इस चीज को क्लियर कर दिया था कि सूरज जो है, सन जो है, उसके पूरे जीवन चक्र के पीछे एक ही रीजन है कि वो जो है उसके अंदर बहुत सारे ब्लैक होल्स है जिसके थ्रू वो हमेशा लाइव रहता है। तो इसके बारे में भी सारी जानकारी महर्षि आर्यभट्ट के बुक में मिलती है। उन्होंने ये भी बताया था कि सैटर्न के 5 नेचुरल सैटेलाइट्स है, बाद में उसको रेक्टिफाई करके उन्होंने आगे बताया कि नहीं 5 नहीं 7 है। अब आप ये चीज सोचिए कि इतने प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में जो उन्होंने डिटेल्स लिखी है, ये तो बिना किसी दूरबीन के तो पॉसिबल ही नहीं था लिखना। इसका मतलब कि लेंस और दूरबीन, इन दोनों चीजों का इन्वेंशन भी कहीं ना कहीं से इंडिया में ही पहले हुआ है, क्योंकि लेंस के बिना तो दूर की चीज सामने नजर आ ही नहीं सकती, यानी टेलीस्कोप भी नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब है कि पहला टेलीस्कोप भी जो बना होगा वो इंडिया में ही बना होगा। लेकिन ये नॉलेज टाइम के साथ में जाती रही, लोगों के दिमाग से ये ज्ञान चला जाता रहा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बाइनोमियल थ्योरम की, तो बाइनोमियल थ्योरम को तो अभी बताया गया है, बट आर्यभट्ट के बुक में अगर आप देखें तो उसको बहुत ही पहले द्विपद प्रमेय के नाम से बताया गया है। द्विपद प्रमेय वही है जिसको आज मॉडर्न मैथमेटिक्स में भी बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। बाइनोमियल ने उसे बाद में अपने नाम से पेटेंट कराया है, बट ये आपको आर्यभट्ट के बुक में उसी टाइम से मिलेगा और इसका नाम रखा गया था द्विपद प्रमेय, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम जो है h² = p² + b², जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न मैथमेटिक्स में, पाइथागोरस का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 800 BC पे, और उससे और पहले यानी उससे 700 साल और पहले 1500 BC में ही हमारे यहाँ पे एक महर्षि हुए जिसका नाम है महर्षि बोधायन। तो बोधायन ने इसे ऑलरेडी पब्लिश किया था बोधायन प्रमेय के नाम से, और बोधायन प्रमेय वही है जो पाइथागोरस थ्योरम है। h² = p² + b², ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसी को सिर्फ उन्होंने हिंदी में बताया है कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। h यानी हाइपोटेन्यूज को बताया है कर्ण, आधार को बताया है बेस, एंड परपेंडिकुलर को बताया है लंब। बाकी थ्योरी वही है और वही फॉर्मूला है। तो इसको भी जैसा बताया गया कि पाइथागोरस ने इसको अपने नाम से पब्लिश किया है बाद में, बट ये भी इंडिया में उनके जन्म से 700 साल पहले ही पब्लिश हो चुका था। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडर्न मैथमेटिक्स सिस्टम की, तो मॉडर्न मैथमेटिक्स सिस्टम में 2 चीजें बहुत फेमस है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको ये जानना चाहिए कि वहां एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम था भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने डिफरेंशियल कैलकुलस को इन्वेंट किया था, और माधवाचार्य एक दूसरे आचार्य हुए हैं, उन्होंने इंटीग्रल कैलकुलस को आज से लगभग 1500 साल पहले इन्वेंट किया था। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस जो है आज हम लोग उसको हमें पता भी नहीं है कि भास्कराचार्य और माधवाचार्य ने दिया था। इसके अलावा रामानुजम ने कुछ ऐसी थ्योरीज दी हैं जिनके थ्रू मैथमेटिक्स काफी इजी लगता है, और भी काफी सारी ऐसी इन्वेंशन है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करते जाएंगे, बट बेसिक इन्वेंशन जो रही है उसके बारे में आज हमने क्लियर कर दी। नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में और डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे।
तो आगे हम लोग और भी डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया ने और कौन कौन सी चीजों का इन्वेंशन किया था जो शायद अब इंडिया के पास रही नहीं, लेकिन इनका पेटेंट किसी और ने करा लिया है। लेकिन इनका अगर सही सोर्स देखा जाए तो इंडिया ही था और इंडिया से ही ये सारी चीजें निकलकर सामने आई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।